हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज में एक और पावरफुल टॉपिक। अब आप पूछोगे पावरफुल कैसे? क्योंकि इस टॉपिक में से जो मैं आज आपको 2-3 टॉपिक्स करवाने वाला हूं ना, इसमें से आपके 4 नंबर फिक्स समझो। क्योंकि मैंने जितने नीट के अभी तक पेपर देखे हैं सब में रेट ऑफ रिएक्शन से या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आता ही है। आप जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से कर लो, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही। इंटीग्रेटेड रेट लो, वो अच्छे से कर लो, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी, रेट लॉ भी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही नहीं करवाऊंगा, उनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, कैसे ऑर्डर निकालना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, और ग्राफ भी समझा दूंगा आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के। तो यानी इतना सब कुछ हम सिर्फ एक सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें एक ही सिंगल वीडियो में सीखनी है, क्योंकि देख तो आप लोगे ही, क्योंकि वीडियो में मैं सब कुछ करवा रहा हूं, तो देख तो आप 100% लोगे ही, लेकिन आप समझोगे कब? जब आप पेन और पेपर लेकर बैठोगे। तो मेरी आप सभी से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने साथ एक एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठो। थोड़ा सा गला खराब है, माइंड मत करना, ठीक है ना। अब देखो, ये वाली चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि पेन पेपर लेके बैठो, क्योंकि क्वेश्चंस करवाऊंगा। 6-7 क्वेश्चन मैंने रखे हैं इस वीडियो में, तो हर टॉपिक के ऊपर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो प्रैक्टिस सिर्फ मुझे नहीं करनी है, आपको भी करनी है। तो उसके लिए आपको पेन और पेपर अपने साथ में रखना बहुत जरूरी है। और ये सारे टॉपिक को ना हम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझ लेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर पहला टॉपिक है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपसे पेपर में ये तो पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं पूछा जाए तो भी हमें पता तो होना चाहिए। तो आपको रटनी नहीं है इसकी डेफिनेशन, बस आपको समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें एक साइड होता है रिएक्टेंट, दूसरी साइड होता है प्रोडक्ट, है ना। केमिकल रिएक्शन हुई, रेट क्या बताता है हमें केमिकल रिएक्शन में कि कितनी जल्दी ये जो हमारे रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि कितनी जल्दी या किस स्पीड से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, किससे? रिएक्टेंट से। तो ये काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, अब एक चीज मैं पूछूं आपसे कि ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एक होता है हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लो। फॉर्मूले नहीं मतलब आप समझ लो, समझ भी सकते हो। तो देखो, डिसअपीयरेंस होंगे रिएक्टेंट साइड वाले। क्यों? क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहा है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसके लिए हम लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस। अब देखो, डिसअपीयरेंस इसके लिए आएगा तो यहां पर हम नेगेटिव साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे? नेगेटिव। और यहां पर हम इसको लिखेंगे, ए के लिए लिखेंगे डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। लेकिन सिर्फ एक ए ही नहीं है ना रिएक्टेंट तो बी भी है, तो बी के लिए भी तो लिखेंगे। बी के लिए क्या लिख देंगे? माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, कि कितनी जल्दी ये ए डिसअपियर हो जाएगा, ये बता रहे हैं हम। इसका जो रेट है वो हो जाएगा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और बी के लिए हो जाएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब सेम चीज मैं प्रोडक्ट के केस में भी लिखता हूं। प्रोडक्ट सपोज करो हमारा बन रहा है डेल्टा पी, ठीक है, और कितने टाइम में? डेल्टा टी। अब यहां पर हम निगेटिव साइन नहीं लेंगे, यहां पर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, या कुछ भी मत लिखो। निगेटिव साइन सिर्फ कहां लेते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के केस में, यानी रिएक्टेंट वाले के केस में। प्रोडक्ट वाले के केस में, यानी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसको रेट ऑफ अपीयरेंस को रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कहीं कहीं आप रेट ऑफ फॉर्मेशन भी पढ़ोगे, तो वो एक ही बात है, सेम ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लूं मैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जो अभी मैंने समझाया है, इस पे एक क्वेश्चन होना चाहिए ना। चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, देख लो, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, ये तो सबको पता है, अमोनिया बन रही है। ठीक है, अब अमोनिया बन रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अब मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल के ये बताओ कि कौन सा वाला एक्सप्रेशन यहां पर सही है इन चारों में। तो देखो, मैं दोनों चीज आपको बताता हूं। टोटल रेट क्या हो जाएगा? टोटल रेट क्या हो जाएगा? पहले हम डिसअपीयरेंस वाले लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इक्वल्स
इक्वल्स और क्या है रेट ऑफ डिसअपियरेंस में माइनस डेल्टा S2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज नोटिस करो, अभी जो मैंने समझाया था आपको, यहां पर इनका कोई कोफिशिएंट नहीं था, यानी 1 1 था तो हमने कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन सपोज करो अगर मैं यहाँ 2 लिख देता तो यहां पर भी तो 1/2 आता, क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पर वही वाला सीन हमें एक देखने को मिल रहा है। कहां पर? यहां पर, क्योंकि यहां देखो S2 के आगे लगा है 3, यानी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो इससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा यहां पर। तो यहां लिखेंगे -1/3। ये हो गया हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब ये इक्वल्स होगा किसके? रेट ऑफ फॉर्मेशन के, और रेट ऑफ फॉर्मेशन है हमारा 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं? 1/2 क्यों लगाया? क्योंकि NH3 के आगे 2 है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहां पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल। अब ये सभी इक्वल है। अब देखो यहां से सभी के लिए मैं अगर एक्सप्रेशन निकालूं तो यहां तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर मुझे N2 और S2 के केस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, N2 और NH3 में एक्सप्रेशन पूछा है और S2 NH3 में पूछा है, ठीक है। तो देखो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस है और यहाँ पर ये इसके बराबर आ रहा है 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। और यहीं से अगर मैं इन दोनों में सिमिलरिटी देखूं तो यहाँ से आ रहा है -1/3 डेल्टा S2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये दोनों हमारे रिलेशन बन रहे हैं। अब इन दोनों रिलेशन को हम यहाँ चेक कर लेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ पर दिया है डेल्टा S2 और डेल्टा NH3 वाले में -1/3 -1/2, दोनों में माइनस आ गया, गलत हो गया। दोनों में माइनस आ ही नहीं सकता, ये वाला तो पॉजिटिव लेना है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब ऐसे N2 NH3 में देखो यहाँ पर, तो ये आ रहा है इस साइड 2 नहीं है, इस साइड 1/2 है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये 1/2 होता तो सही होता। सी में देखो डेल्टा N2 अपॉन डी टी, ये डी और डेल्टा में कंफ्यूज मत हो, ये डी बाय डी टी भी लिख सकते हो, डेल्टा से भी इसको मतलब आप शो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी N2 अपॉन डी टी क्यों लिखा है, तो आप डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी लिखो या डी N2 अपॉन डी टी लिखो, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हाफ है, क्या ये सेम है? बिल्कुल सही है। फोर्थ वाले में देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, उल्टा होना चाहिए था, यहाँ 1/3 होता, यहाँ 1/2 होता और यहाँ माइनस होता S2 और NH3 वाले केस में। तो इस तरीके से आप सारे मिला सकते हो। तो इतना आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्वेश्चन आया आपका 2022 में। कब? 2022 में, बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखना जरा। फॉर अ केमिकल रिएक्शन 4A + 3B gives 6C + 9D, रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है C का, रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है A का, और मुझसे पूछा है कि कितना अमाउंट B कंज्यूम्ड होगा 10 सेकंड में। तो देखो यहाँ पर पूछा क्या है मुझसे? डेल्टा B। क्या पूछा है? डेल्टा B इन 10 सेकेंड। तो देखो वही अपना रिएक्शन, देखो रिएक्शन के बेसिस पे हम रेट निकाल देते हैं। रेट हो गया मेरा -1/4, अब थोड़ा तेज करेंगे, डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स यहाँ आ जाएगा -1/3। अब ये तो समझ आ रहा है ना अब आपको -1/3 क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब तो आपको समझ आ गया होगा। अब अपीरियंस वाले लिखते हैं, फॉर्मेशन वाले लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 1/6 डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स 1/9 डेल्टा D अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा आप एक्सप्रेशन चेक कर लो, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सही है तो आंसर आपका 100% आने वाला है। सबसे पहले देखो डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी हमें गिवन है, क्या गिवन है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, जो कि है 6 × 10⁻²। और वहीं इस तरफ ये गिवन है डेल्टा A है ना, डी गिवन है, या डेल्टा डिसअपीरेंस, हाँ डेल्टा A गिवन है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी गिवन है -4 × 10⁻²। ये सभी मुझे गिवन है, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन C का गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीरेंस A का गिवन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो रेट किसी भी एक के बराबर निकाल के मैं निकाल सकता हूँ। सपोज करो मैं C वाला लेता हूँ, तो 1/6 डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 1/6, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी? 6 × 10⁻²। तो यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो मेरा जो रेट आ गया वो आ गया 1 × 10⁻² मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ से देखो तो आपका 1 इंटू 10⁻², के 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें एक बार फिर से दूसरा पार्ट भी निकालना पड़ेगा। दूसरे पास में डेल्टा बी पूछा है ना, वो भी तो निकालना है। तो उसके लिए अब हम ये यूज़ कर सकते हैं, आर और बी वाला रिलेशन देख लो। आर इक्वल्स टू क्या दिया था, -1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब यहीं से अगर आप देखो तो आर की वैल्यू तो अब पता चल गई कितनी है, 10⁻², -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी में देखो, डेल्टा बी को ऐसे से रखो और डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गिवन है ना 10 सेकेंड, तो यहाँ पर डेल्टा टी गिवन है 10 सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। थोड़ा सा लंबा हो गया है, कैलकुलेटिव हो गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं इसमें। अब इसको इधर ले जाओ, इस साइड फ्लिप कर दो, तो डेल्टा बी हो गया आपका 3 इंटू 10 इंटू 10⁻², निगेटिव साइन रहेगा इसमें, तो ये आ गया -3 इंटू 10⁻, या रुको एक सेकंड, ये आ जाएगा 30 इंटू 30 कर लेते हैं, 30 इंटू 10⁻², -30 इंटू 10⁻²। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा सा तो ये हो गया डेल्टा बी, डायरेक्टली लिख देता हूँ, -30 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ से चेक कर लो कौन सा बन रहा है, 1 इंटू 10⁻², 30 10⁻², बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बताओ जल्दी से क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना, पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेट लॉ। रेट लॉ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है समझने में। मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल है, समझ सकते हो आप। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इसको समझ सकते हो। देखो रेट लॉ में हमें क्या करना है ना, देखो अभी तक हम रेट समझ चुके थे कि रेट क्या होता है, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखेंगे कैसे, तो उसको एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम रेट लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये रिएक्शन है, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। अब ए का कोफिशिएंट ए, बी का कोफिशिएंट बी, सी का कोफिशिएंट सी, डी का कोफिशिएंट डी, स्मॉल वाले। तो इसका हम एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि रेट इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पर तो हम एक्स और बी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स और बी वाई हम लेकर चल रहे हैं, बी के लिए वाई, ए के लिए एक्स, ये हमारे ऑर्डर होते हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके रेट को हम इस तरीके से दिखा देंगे, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। अब ये जो एक्स और वाई है ना, ये हमारी ऑर्डर होती है, क्या होती है, ऑर्डर होती है। ऑर्डर हम ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ये अभी हम बाद में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी मैं इसको आगे बताऊंगा। यहाँ पर देखो ए एंड बी डिनोट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, ये समझ आ गया। एक्स एंड वाई डिनोट द पार्शियल रिएक्शन ऑर्डर, क्या दिखा रहे हैं, पार्शियल रिएक्शन ऑर्डर, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये हमारा रेट कांस्टेंट होता है कि ये रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी बहुत सारी वैल्यूज हम पढ़ने वाले हैं। जीरो ऑर्डर के लिए अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग इसकी यूनिट होती है, वो सभी हम पढ़ेंगे और इसको निकालते कैसे हैं वो भी हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे। अभी हमने देखा रेट लॉ से हम कैसे लिखते थे, रेट ऐसे लिखते थे ना, के इंटू कंसंट्रेशन और उसकी पावर, है ना, ऐसे लिखते थे। अब अगर सपोज करो ये पावर जीरो दी हो, ये पावर जीरो दी हो, तो क्या होगा, किसी की भी पावर जीरो होगी तो वो के बराबर हो जाएगी, ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा। तो जब हमारा रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाए, यानी कि रेट कांस्टेंट रेट के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इस तरीके से समझो। ऐसा होता क्या है, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर जीरो होती है, कंसंट्रेशन की पावर जीरो होती है। जीरो ऑर्डर मतलब ऑर्डर जीरो, सिंपल। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट डज नॉट वेरी विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। देयरफॉर द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। बताया ना अभी, रेट कांस्टेंट रेट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो। अब देखो वेयर के इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या है, ए डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन, डी ए बाई डी टी होता है हमारा रेट लिखने का तरीका। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया ए का, जिसका हम लेके चल रहे थे। सपोज करो ए से पी बन रहा था, उसके लिए ये बताया गया है, ठीक है ना। वैसे आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। देखो अभी तो बताया कि जो हमारा रेट है अगर वो रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाए, इसका मतलब सीधी सीधी बात ये है कि जो उसकी कंसंट्रेशन है उस पर कोई भी इफेक्ट
नहीं पढ़ रहा होगा उसकी पावर ज़ीरो होगी, उसकी पावर ज़ीरो होगी, इसका मतलब उसकी ऑर्डर क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर बी, ज़ीरो हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं, ऑर्डर ज़ीरो होगी ना, सिंपल सी बात है, ऑर्डर ही पूछा ना। और ऐसी कौन सी ऑर्डर होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट कांस्टेंट के, अभी हमने देखा ही था यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये तो सिंपली हो गया, कितना आसान क्वेश्चन था बताओ। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। मैं बता दूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इस चैप्टर का, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, केमिकल काइनेटिक्स की, बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऑर्डर वन होगी, मतलब ऑर्डर क्या होगी, वन। इसका मतलब जो हमारा रेट होगा ना रिएक्शन का, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, लेकिन उसकी एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कैसे, यहां देखो, रेट इक्वल्स टू लिख देंगे के ए की पावर वन। ये लिखना मैंने आपको सिखाई दिया है ना। अगर आपको रेट लॉ समझ आता है तो आप ये लिख ही पाओगे। तो आर इक्वल्स टू के इंटू ए हो जाएगा। ये माइनस डी अपॉन डी टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से और डिफरेंशियल रेट लॉ से। डिफरेंशियल वाले तो हमने देख ही लिए, माइनस डी अपॉन डी टी, माइनस डी अपॉन डी टी मतलब ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और ये इक्वल्स हो जाता है के। तो यहां से हम निकाल सकते हैं जीरो ऑर्डर के लिए के इक्वल हो जाता है, ये तो आपको पता है ना। क्यों, क्योंकि रेट क्या होता था, के होता था, और रेट को लिख कैसे सकते हैं, ए के माइनस डी अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल्स के ए। मैं पूरा सॉल्व करके ले आया हूँ जीरो ऑर्डर के लिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ से देखो, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के डी टी इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये वाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखो। क्यों, क्योंकि के इंटू ए की पावर वन है, क्या है यहाँ पर, वन है। ठीक है, अगर इसकी पावर जीरो होती तो आर इक्वल्स टू के होता। के वाला मैंने बता ही दिया है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, उसमें तो डायरेक्टली आप रख दोगे वैल्यूज तो भी आ जाएगा आपका काम, उसमें तो डायरेक्टली हो जाएगा, उसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। और इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लो होता है आपका ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, और इसका पूरे का सॉल्व करके यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा है, क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। कैसे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके। इसका डेरिवेशन आपने याद कर रखा होगा, वैसे क्लास 12th में भी आता है लिखने के लिए, तो इसलिए मैं उस पूरे पार्ट को नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले पार्ट में क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस कराने हैं। ठीक है, मैं डेरिवेशन कराने नहीं आया हूँ। तो ये वाली डेरिवेशन आप याद कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर की तो खैर क्या डेरिवेशन है, वो तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। बेसिकली जो है आपको ये याद रखने हैं इन दोनों के इंटीग्रेटेड रेट लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके 101% आने वाले हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है ना, अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एन ए नॉट अपॉन, अगर मैं ऐसे कर दूं एल एन ए नॉट अपॉन ए, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना। देखो जैसे यहाँ पर लेगा ना ये माइनस को, मैं क्या करूँगा, ए नॉट वाले को पहले रख लूँगा, ए वाले को बाद में, इससे उल्टा कर दूंगा। तो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, के टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए। और अगर आप देखो तो अगर मुझे नेचुरल लॉग हटाना है तो क्या करना होगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी है, फिर ये लॉग बेस 10 में आ जाएगा। तो ये लिखेंगे ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए, इस तरीके से लिखते हैं। हाफ लाइफ का यहाँ फॉर्मूला लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ टी हाफ होता है हमारा, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट बाय 2 के, और इसके लिए हाफ लाइफ को लिखते हैं हम ऐसे 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं, ये आपको आगे यूज़ में मिलेंगे देखने को। अब ग्राफ की बात कर लेता हूँ, ग्राफ थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, सिंपल ग्राफ समझाऊंगा, क्योंकि आपका नीट में बहुत बड़े ग्राफ नहीं आएंगे जेई की तरह, लेकिन जो आएंगे वो मैं समझा देता हूँ। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ देखो, रेट और कंसंट्रेशन में, तो हमें पता है कि रेट और कंसंट्रेशन में क्या होता है, कोई संबंध ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी पावर जीरो हो जाएगी और रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी कि इस पे कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट ग्राफ रहेगा ऐसी। वैसी अगर मैं ए और टी के बीच में देखूं तो यहां पर ए और टी के बीच में फिर हमें ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना है, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी वाला। कौन सा, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूला याद कर लो, ऐसे आप बना लोगे। अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ये वो नहीं बन रहा, वाई इक्वल्स टू
एम एक्स प्लस सी, सपोज करो इसको सी मान ले और यहाँ एम एक्स मान ले, तो वही तो बन रहा है। यहाँ पर देखो एक्स टी हो गया और स्लोप आ गई माइनस के, स्लोप क्या आ गई माइनस के, स्लोप माइनस के है यानी स्ट्रेट लाइन तो होगी लेकिन निगेटिव साइन है तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखो नीचे जा रहा है, ग्राफ कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ, क्यों? क्योंकि निगेटिव साइन है। ऐसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखो तो रेट और कंसंट्रेशन में क्या होगा, वहाँ तो कोई संबंध ही नहीं आया था जीरो ऑर्डर में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ए की पावर 1 है तो आर इक्वल्स टू के ए। अब देखो आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, तो यहाँ पर ऑलवेज इंक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, ए और टी के बीच में अगर ग्राफ निकालना हो कंसंट्रेशन ऑफ ए और इस पे टाइम पे अगर मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला देख लेंगे, ये जो लास्ट में आया था ना, ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो यहाँ से देखो जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियली इसके क्या कह सकते हैं प्रोपोर्शनल है, तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनेगा, और क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो एक्सपोनेंशियली भी नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो ये कुछ ग्राफ है जो आपको लर्न करके चलने हैं, ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप याद कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो मेनली हमें क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरी वाला पार्ट आप खुद भी पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन देखो, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 m इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकेंड, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। तो देखो यहाँ पर हाफ लाइफ जो है मुझे गिवन है 100 सेकेंड, कितना 100 सेकेंड, और कंसंट्रेशन कितनी दिया इनिशियल, वो मुझे गिवन है 0.02, और पूछ क्या रहा है, ये रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो यानी बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। अब करना क्या है, यहाँ पर मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या आता था, ए नॉट बाय 2k, और ए नॉट गिवन है और टी हाफ गिवन है, तो के निकाल लेंगे, के क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। फॉर्मूला में रख दो, वैल्यूज पुट कर दो, तो ए नोट है हमारा 0.02 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी हाफ हो गया 100। अब यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 0.01, और ये 100 ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, के आ जाएगा आपका 1 इंटू 10 की पावर -4, क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये तो समझ आ रहा है, तो बस यही बताना था ना। और ये आता है हमारा मोल पर लीटर सेकंड में। खैर वो छोड़ो, हमें तो सिर्फ वैल्यू देखनी है, तो वैल्यू कौन सी मैच कर रही है यहाँ पर, बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इजीली इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो एक और दिखा देता हूँ, पेन चेंज करते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये भी 2019 में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इफ़ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। तो देखो 99% रिएक्शन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब 99% रिएक्शन हो जानी चाहिए, ये कहना है ना। और यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है हमारी, उसके लिए रेट कांस्टेंट है के। तो मुझे इन दोनों में मतलब ये है कि मुझे इन दोनों में एक रिलेशन बताना है। तो बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल। करेंगे क्या, देखो मैं ध्यान से देखो क्या करना है, मैं बताता हूँ। तो देखो हमें पता है कि टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के। अरे कौन फ़ोन कर रहा है बार बार, चलो कोई नहीं, कोई फ़ोन कर रहा होगा, लेकिन क्लास के बीच में मैं फ़ोन नहीं उठाता, ठीक है ना। चलो अब देखो 99% कंप्लीशन का मतलब हुआ कि पहले तो 100 होगी, फिर 99% कंप्लीट हो जाएगी, तो कितनी बचेगी, 1 बचेगी। तो यहाँ पर देखो सिंपली मुझे पता चल गया ए नॉट है 100। सपोज करो 100% थी, 100 थी पहले उसकी कंसंट्रेशन, तो कम होके कितनी आ जाएगी, कम होके 1 आ जाएगी। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ इसकी वैल्यू ये है, क्योंकि मुझे वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, इनिशियल की भी नहीं और फाइनल की भी नहीं, तो मैं यहाँ पर मान सकता हूँ। सपोज करो 99% कंप्लीशन हो गई है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 100 थी और अब 99% कंप्लीट होके वो 1 बची होगी, तो ऐसे आप मान के इसको करो। अब KT का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 लॉग ए नॉट बाय ए, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये फॉर्मूला आप याद करके चलो, KT का फॉर्मूला है, किसका, KT का, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात ध्यान नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, तो T हो जाएगा हमारा 2.303 लॉग
यहाँ पर अपॉन में के भी आ गया, और ये ए नॉट हो जाएगा हमारा कितना 100, और ए हो जाएगा हमारा कितना 1। ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया 1। अब ये log 100 का मतलब ये है कि 10 की पावर 2, log 100 का मतलब है 10 की पावर 2, तो ये 2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.303 अपॉन में के की वैल्यू देखो मैं यहाँ से बता देता हूँ कैसे निकालनी है। यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हैं हम 0.693 बाय टी हाफ। ठीक है, बाय टी हाफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर हम, अच्छा मुझे के की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अरे मुझे निकालनी नहीं है, छोड़ो, तो डायरेक्टली लिखो। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2.303 4.606 हाँ बाय के। ठीक है, मैंने ऑप्शन से ही मिला लिया अब तो ये आ रहा है 4.606 बाय के, यानी कि यहाँ से हो गया सी ऑप्शन। बताओ जल्दी, क्लियर है? 4.606 बाय के आ गया ना हमारा पूरा सॉल्व करके। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग। अगर आपने ये वाली बात समझ ली ना 100 और 1 वाली, तो आगे काम खुद हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2025 सबसे रीसेंट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसलिए मैं लिखा आया था। और आप सभी बच्चे थोड़ा बहुत लॉग की प्रॉपर्टीज याद कर लो, एटलीस्ट लॉग के 1 से लेके 10 तक वैल्यूज जरूर लर्न कर लो। जैसे log 2 आपको पता होनी चाहिए, कितना होता है 0.303 होता है। ठीक है, log 3 पता होना चाहिए, log 4 पता होना चाहिए। इस तरीके से आप करोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे इसको हम 2 इंटू 0.303 लिखेंगे तो 0.606 हो जाएगा। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ याद रखनी है। log 9 की जैसे होती है हमारी 0.909। ठीक है, तो इस तरीके से आप 0.9 बोल लो, 0.6 बोल लो, इस तरीके से आप याद करके चलो ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। क्योंकि लॉगरिथम, मैं ये नहीं कह रहा आपको जेई लेवल पे लॉगरिथम पढ़ना है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पढ़ना है कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 सेकंड इनवर्स, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। अब देखो, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दिया और फाइनल कंसंट्रेशन दिया है। ठीक है, ए नॉट हो गई इनिशियल, ए हो गई हमारी फाइनल। तो ए नॉट और ए दोनों पता है मुझे। फॉर्मूला हमें पता है कौन सा वाला होता है, फॉर्मूला टी इक्वल्स टू वो के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए। इसका सॉल्यूशन मैं पहले से लिख के लाया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आपका टाइम बच सके, वरना वीडियो आधे घंटे के ऊपर चली जाती। तो देखो के हो गया 0.03 सेकेंड इनवर्स, टाइम हमें निकालना है, ए नॉट की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दी है, ये सभी हमें गिवन है यहाँ पर, ये तो गिवन है। अब देखो टी हो गया 2.303 बाय के लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब सारी की सारी वैल्यू रख दो, ए नॉट की भी वैल्यू रख दो, ए की भी वैल्यू रख दो। ठीक है, और के की भी वैल्यू गिवन है आई थिंक, हाँ ये रहा ना 0.03 के, तो के की भी वैल्यू गिवन है, तो ये भी हम यहाँ उठा के रख देंगे। अब ये देखो यहाँ से 7.2 डिवाइडेड बाय 0.9 कितना आया 8। अब ये 8 जो आया, log 8 की वैल्यू क्या होगी, देखो log 8 की वैल्यू होगी, इजी वे बताऊं, इसको लिख लो ऐसे log 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 log 2, यानी कि 3 इंटू 0.303, यानी कि 0.909। 0.9 लिख लो ज़्यादा बेटर है, 0.9 लिख लो ज़्यादा बेटर है। वो 0.90 तक भी लिखोगे तो चल जाएगा। फिर इसको इससे काट देंगे, फिर इसको इससे काट देंगे, 0.9 तक लिखो आप, बेस्ट है। फिर इसको इससे काटेंगे तो ये आ गया 30 के इसमें इंटू करेंगे 69.3 कुछ सेकंड आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा आई थिंक। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन, फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। फॉर्मूलाज लर्न नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ, पेन और पेपर से लिख के दे सकता हूँ, फॉर्मूलाज लर्न किए बिना ये क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो जितने भी आज आपको फॉर्मूलाज करवाए गए ना, ये वाले ग्राफ तो खैर करना ही है, लेकिन ये फॉर्मूलाज वाली शीट जरूर याद कर लो इसकी। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर लोगे। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैंने सिखा दिया, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर मैंने अच्छे से समझा दी, रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैंने समझा दिया। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं है कि आपको अब कोई दिक्कत आने वाली है। तो फिर इसी के साथ ये वाली वीडियो हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।